वेलकम बैक। तो अभी तक हमने देख लिया था नंबर एवरेज मोलर मास, weight average molar mass, and z average molar mass, and the different techniques which are used to determination of your number average molar mass, z average molar mass, and weight average molar mass। यहाँ तक हमने देख लिया। एक दो चीजें और है जो आपको नोट डाउन करनी है। फर्स्ट इज दैट एम एन मतलब क्या हो जाएगा आपका नंबर एवरेज मोलर। उसके लिए आपने कौन सी टेक्निक लिखी थी? ऑस्मोमेट्रिक। तो ऑस्मोमेट्री के अलावा भी वहाँ पे दो टेक्निक्स है जिससे कि आप जो है नंबर एवरेज मोलर मास डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो दूसरी एक टेक्निक जो है वो आपकी हो जाएगी क्रायोस्कोपी एंड बिब्लियोमेट्री। बिब्लियोमेट्री, राइट। जनरली आपको जो है क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए हैं वो आपके एम डब्ल्यू एम एन एंड एम जेड के ऑस्मोमेट्री। एम डब्ल्यू का आपका हो जाएगा लाइट स्कैटरिंग एंड जेड एवरेज मोलर मास का आपका हो जाएगा सेडिमेंटेशन मेथड। यहीं से आपको पूछे हुए हैं, बट अगर दूसरा कोई टेक्निक भी अगर आगे जाके पूछा है देन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट। तो आपका जो वेट एवरेज मोलर मास जो है, मोलर मास जो है वो आपका लाइट स्कैटरिंग मेथड तो एक है ही, दूसरा जो है वो आपका अल्ट्रा सेंट्री, यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। और यहाँ पे तो आपका सेडिमेंटेशन ही आएगा। और अभी हम पढ़ेंगे आगे द विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्च में जब भी आपका पॉलीमर फॉर्मेशन होता है, कोई अगर अपना रिसर्च जो है वो पॉलीमर मॉडिफिकेशन में कर रहा है, देन फॉर नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ योर पॉलीमर देयर इज अ टू main aspects that you have to know. First is the molar mass of your polymer. Different type of average molar mass you have to know, right? एंड सेकेंड जो है वो कौन से डिस्पर्शन मीडियम में है। ये दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू हैव टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ योर पॉलीमर, राइट। तो पॉलीमर का प्रॉपर्टीज जानने के लिए पहला हम पार्ट अभी देख रहे हैं मोलर मास का। तो ऑलरेडी हमने तीन टेक्निक देख लिया। फर्स्ट इज योर नंबर एवरेज मोलर मास, वेट एवरेज मोलर मास, एंड जेड एवरेज मोलर मास। और for the determination of this different type of molar mass, which are the technique is used for your n average molar mass, number average molar mass, your osmometry or your cryoscopy or your bibliometry techniques are used for the determination of your number average molar mass. And for your weight average molar mass, light scattering method and ultracentrifuge method or techniques are used to determination of your weight average molar mass. And in Z average molar mass, your sedimentation method is used for the determination of molar mass। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अभी आगे जो है हम देखेंगे विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। क्या हम देखेंगे? विस्कोसिटी एवरेज, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास जो है वो एज अ रिसर्च पर्सपेक्टिव, इट इज इम्पोर्टेंट इन योर पॉलीमर रिसर्च, क्योंकि आपका जो विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास जो है वहां पे आपका जो मोलर मास जो है वो आपका डिटर्मिनेशन होगा बाय द विस्कोमेट्री मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे इजी क्या रहता है कंपेयर टू अदर मेथड्स कि आप जो है रिलेटिव विस्कोसिटी जो है वो निकाल सकते हो। और यहाँ पे जो आपका मोलर मास जो आपको मिलेगा उसकी एक्यूरेसी कंपेयर टू द अदर मोलर मास डिटर्मिनेशन मेथड इज मोर। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज यूजिंग मोर इन रिसर्च कंपेयर टू द अनदर थ्री मेथड्स। और तीन जो मेथड है उससे ज्यादा ये यूज होने का रीजन आपका ये है कि इसका जो एक्यूरेसी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। एंड जो क्षमता है यहाँ पे आपको जो आपको टेक्निक्स यहाँ पे फॉलो करना है वो थोड़ा इजी है। आपको विस्कोसिटी मेजरमेंट आपने बैचलर लेवल में किया था, तो रिसर्च लेवल में तो आपका मास्टर्स होने के बाद मतलब आपके उस टाइम पे आपकी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। सो इट इज़ वेरी इजी टू डिटर्मिनेशन ऑफ योर विस्कोसिटी बाय यूजिंग द ऑसवाल्ड विस्कोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू साई एन आई एम आई रेस टू ए प्लस वन डिवाइडेड बाय साई डिवाइडेड बाय
psi NIMI और होल रेस टू 1/a। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a जो है वो क्या है आपका, ये आपका है मार्क होविंग कांस्टेंट है, राइट। और यहाँ पे आपका a का वैल्यू जो है वो 5.5 के अराउंड, 0.5 to 1 के अराउंड होगा। तो यहाँ पे अगर आपको इंफॉर्मेशन लिखना है, तो इन केस ऑफ द globular protein, globular protein, it is 0.5, right? In case of PVC, it is 0.92. In case of random coil polymer, random coil polymer 0.8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ए का वैल्यू जो है वो अराउंड 0.5 to 1 के बीच में ही होगा। अभी आप जो है यहाँ पे एक चीज लिख लो, दैट ए इज योर मार्क होविंग कांस्टेंट एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, सॉल्वेंट एंड पॉलीमर। टेम्परेचर, सॉल्वेंट एंड पॉलीमर तीनों पे जो है ये आपका डिपेंड करता है, तीनों पे जो है वो आपका डिपेंड करता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है दैट, यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा दैट ए इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, वहां पे होगा आपका मार्क होविंग कांस्टेंट इज, वहां पे क्वेश्चन ऐसे था व्हाट इज द करेक्ट फॉर योर मार्क होविंग कांस्टेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन, फिर वहां पे डैश 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 करके था, और वहां पे आपके चार ऑप्शन थे जिसमें से सही क्या था, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर पॉलीमर प्लस सॉल्वेंट बोथ, दैट इज योर राइट आंसर, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लो दैट ए योर मार्क होविंग कांस्टेंट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, सॉल्वेंट एंड पॉलीमर। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका ये कौन सा, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास which is equal to psi NIMI raised to a plus 1 divided by psi NIMI raised to 1 by a, right। अभी यहाँ पे अगर आपका a का वैल्यू if a is equal to 1 होगा तो क्या हो जाएगा आपका mv is equal to psi NIMI square divided by psi NIMI हो जाएगा, राइट। क्योंकि वहां पे आपका जो a प्लस 1 था तो वो आपका 2 हो जाएगा, और 1/a इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फाइनल आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे मिल जाएगा, और ये फॉर्मूला जो है वो आपके वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास जैसा है, क्योंकि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास में आपका फॉर्मूला यही था। ठीक है, सो व्हेन योर वैल्यू a इज इक्वल टू 1 होगा, देन योर विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू योर वेट एवरेज मोलर मास। ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी लास्ट टाइम हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था, क्या ग्राफ ड्रॉ किया था हमारा, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक्स एक्सिस पे था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर चेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ऐसे हमने ग्राफ प्लॉट किया था, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ए था, ये आपका बी था, और ये आपका सी था। तो यहाँ पे आपको ए क्या बोला था, बी क्या बोला था, सी क्या बोला था। ए जो है इसका वेट जो है यहाँ पे सबसे कम है, तो ये आपका एम एन हो जाएगा, बी जो है वो आपका एम डब्ल्यू हो जाएगा, और सी जो है वो आपका एम जेड हो जाएगा, क्योंकि जेड का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होता है, ये हमने देख लिया था। यहाँ पे एक जो है ये जो आएगा, ये जो आएगा आपके बी के थोड़े नजदीक में। ठीक है, अगर ये आपका डी होगा, ये होगा आपका विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। तो विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास जो है वो आपके वेट एवरेज मोलर मास से थोड़ा कम होगा, बट आपके नंबर एवरेज मोलर मास से थोड़ा ज्यादा ही, मतलब यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा नंबर एवरेज मोलर मास से आपके विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास का, बट वहाँ पे वेट एवरेज और विस्कोसिटी एवरेज में थोड़ा डिफरेंस जो है वो थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे आपको रिलेशन क्या लिख लेना है कि आपका नंबर एवरेज मोलर मास का वैल्यू जो है वो सबसे कम होगा, फिर आपका आ जाएगा विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, फिर आपका आ जाएगा वेट एवरेज मोलर मास, और फिर आपका आ जाएगा जेड एवरेज मोलर मास। तो ये आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लो, राइट, ये आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लो। और एक चीज आपको लिखनी है दैट डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass by viscometry method is given by
श्रोडिंगर। ये आपको अभी तक पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, पूछने का प्रोबेबिलिटी है दैट डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास बाय द विस्कोमेट्री मेथड इज गिवन बाय whom? तो श्रोडिंगर, बेजिलियस, प्लैंक, ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं। सो द राइट आंसर इज श्रोडिंगर, राइट। बेजिलियस ने क्या दिया था? बेजिलियस ने दिया था आपका पॉलीमर वर्ड्स। तो पॉलीमर वर्ड इज फर्स्टली गिवन बाय योर जैकोब, मे बी जैकोब नहीं, जॉन जैकोब बेजिलियस, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है छोटी छोटी वो आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा आएगा एम के एच एस इक्वेशन। तो ये क्या है? ये आपका थोड़ा बड़ा ही नाम है, ये आपका है मार्क्स कुहन हॉकिंस चाकुराडा। मार्क कुहन हॉकिंस चाकुराडा इक्वेशन। तो मार्क कुहन हॉकिंस चाकुराडा इक्वेशन जो है वो क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, ये आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, एंड प्योर विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ये आपका एम के एच एस इक्वेशन क्या है? दैट मार्क्स कुहन हॉकिंग शाकुराडा इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी एंड योर viscosity average molecular mass. So intrinsic viscosity is equal to k into mv raised to a, और यहाँ पे आपका k and a क्या है? k and a is equal to your Mark Hawking constant, ठीक है। यहाँ पे जो है स्पेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई साइंटिस्ट का नाम आप लिखोगे तो उनके स्पेलिंग में आपका मिस्टेक कभी भी नहीं होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपका हो गया एम के एच एस इक्वेशन। इट इज द रिलेशन बिटवीन योर इंट्रिंसिक विस्कोसिटी एंड योर विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया, तो यहाँ से आप जो है, अगर ये आपका इक्वेशन है, यहाँ पे आपका एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv is equal to psi nimi raised to a plus 1 divided by psi nimi whole raised to 1 by 8, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी पता है तो आप जो है mv, मतलब आपका जो है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है वो पता कर सकते हो। अगर आपको विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर पता है तो आप जो है क्या पता कर सकते हो? इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। बट जनरली हम जो है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे पता करते हैं? बाय द यूजिंग द विस्कोमेट्री मेथड से हम पता करते हैं हमारा विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जो है वो हम प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा आगे देखेंगे। प्रैक्टिकली हम जो है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे, थोड़े बहुत कैलकुलेशन करेंगे। ह्यूगिन इक्वेशन है हमारे पास, फिर हमारे पास कार्मेर इक्वेशन है। तो ये सब इक्वेशन से जो है हम के ए ये सब वैल्यू जो है वो पता कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम फाइनली हमारा विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ योर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है उसका आपके इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये हमने जो है देख लिया, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि हम जो है विस्कोसिटी मेजरमेंट, तो अभी विस्कोसिटी मेजरमेंट कैसे करेंगे? विस्कोसिटी मेजरमेंट, तो पहले तो विस्कोसिटी जो है उसका आपका यूनिट क्या होता है? आपने लिखा था काइनेटिक्स में, विस्कोसिटी ईटा का आपका यूनिट सेंटीपोइज होता है, राइट। और 1 सेंटीपोइज इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने? 10⁻³ पास्कल इंटू सेकेंड आप लिख सकते हो, या फिर आपका 1 सेंटीपोइज इज इक्वल टू आप जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड इनवर्स, ये भी लिख सकते हो। अगर आपका 10 सेंटीपोइज है तो वो आपका हो जाएगा 1 kg पर मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये जो है आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, आपको जो है यूनिट्स भी पता होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे एक चीज जो है वो आपको समझनी है, अभी आपको जो है समझना है दैट
तो विस्कोसिटी जो है आपका, वो आप डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते। मतलब अगर करोगे तो भी क्या होगा, ये बहुत टफ हो जाएगा टू कैलकुलेट योर विस्कोसिटी डायरेक्टली। तो जब भी हम कोई चीज़ डायरेक्टली पता नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस यूज करते हैं। एंड बाय द यूजिंग द रेफरेंस वी विल कैलकुलेट अवर एनी अननोन वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे भी जो हम विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे वो रिलेटिव विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे हमारा रिलेटिव मतलब रेफरेंस क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। कई बार हम वाटर यूज करते हैं, कई बार हम कोई और सॉल्वेंट यूज करते हैं। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने अपने बैचलर्स में ये विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन का प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तब आपको शायद रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ये मैंने किया हुआ है। और इस वजह से जो है आपको जो है ये सब टॉपिक्स कोलैबोरेट करने में, एक दूसरे से कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। और आप जो है इजीली इसको याद रख सकते हो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्यों पढ़ रहे हैं। अभी हम जो है विस्कोसिटी को जो है ज़्यादा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने सब देख लिया और उसका जो मेथड है वो भी देख लिया, बट यहाँ पे हमारा विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास भी देख रहे हैं और वहां से आपका डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है वो भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपके रिसर्च में ज़्यादा यूजफुल मेथड है और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। बट दूसरे सब मेथड से उसमें हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मेथड्स का नाम याद रखना, दैट इज इनफ फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके विस्कोसिटी मेजरमेंट में क्या होगा, पहले आपको रिलेटिव विस्कोसिटी फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट जो है हम साथ में लिखते जाते हैं और समझते जाते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो फर्स्ट जो होगा वो आपका होगा रिलेटिव विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी, तो रिलेटिव विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ईटा आर ई एल, इसको हम ऐसे नोट करेंगे। तो रिलेटिव विस्कोसिटी ईटा आर ई एल इज इक्वल टू क्या होगा, ईटा अपॉन ईटा जीरो। और ईटा आपका क्या होगा, इट इज द विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा ये क्या है ये क्या है, क्यों, यहाँ पे आपका दिमाग जो है वो क्वेश्चंस करने लगेगा, क्योंकि आपने कई चीजें देखी ही नहीं है और चीज जो देखी नहीं है वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट करने में थोड़ी ज्यादा उसको परेशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम समझेंगे, थोड़ा बहुत रिमाइंड करेंगे, तो ये चीज जो है वो आपका दिमाग अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, बहुत इजीली एक्सेप्ट करेगा। तो कैसे, तो आपको पता है कि योर रिलेटिव विस्कोसिटी ईटा अपॉन ईटा जीरो इज इक्वल टू टी अपॉन टी जीरो इनटू रो अपॉन रो जीरो। तो अभी आपका ये सोच रहे हैं कि ये भी आपने कहीं पे नहीं देखा, बट ये आपने देखा हुआ है, ये आपने प्रैक्टिकली किया हुआ भी है। तो हम डिस्कस करते हैं कहाँ पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं किया है तो भी समझ लो कि कैसे होता है, तो आपको जो है इजी रहेगा, मजा आएगा समझने में और इस टॉपिक को को रिलेट करने में। तो आपका यहाँ पे टी क्या है, टी जीरो क्या है, रो क्या है, रो जीरो क्या है, अगर ये चारों चीजें अगर आपको पता चल गई तो आप जो है इजीली ईटा अपॉन ईटा जीरो मतलब रिलेटिव विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हो, ये अगर चारों चीज अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो पहले तो आपका रो क्या हो जाएगा, इट इज योर डेंसिटी हो जाएगा, और टी जो है वो आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिकल कैसा किया था आपने बैचलर्स में, तो ये आपका कुछ विस्कोमीटर होगा ऐसे जो है, यहाँ पे शेप में मत जाना, ठीक है। तो आपने देखा हुआ है ऐसा कुछ जो है वो आपका विस्कोमीटर होगा, राइट, ठीक है। ये आपने देखा हुआ होगा। फिर यहाँ पे जो है थोड़ा इसके शेप पे फंस जाना, एक बार मैं और बोल रहा हूँ ये समझाने के लिए, अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपका विस्कोमीटर होगा, ये आपका होगा ऑस्वाल्ड्स विस्कोमीटर। इसके अलावा भी दो विस्कोमीटर और आते हैं जिसका जो है फोटो या इमेज कोई भी होगा वो हम आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में जो हम पीडीएफ डालते हैं वहां पे जो है वो ऐड कर देंगे, तो वो भी आप देख लो। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि तीन विस्कोमीटर दिए हैं और आपको बोल दिया कि रिस्पेक्टिवली इसके नाम क्या हो सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी हम डाल देंगे, अच्छे से उसको देख लेना। और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे एक लॉब ऐसे आ रहा है, एक दूसरा जो है वहां पे आपके दो लॉब आते हैं और तीसरा जो है वहां पे आपका ऐसे कुछ होके यहाँ से कुछ अलग से थोड़ा बहुत हो रहा है। तो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है।
अभी हम देख रहे थे कि कैसे हम रिलेटिव विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले तो जो है हमारा वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने कैसे किया था हमारे प्रैक्टिकल्स में, तो 1 ml का हमने वॉइल यूज किया था, 1 ml वाला वॉइल यूज किया था। उसमें क्या किया हमने, 1 ml हमने उसमें वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट यूज किया था। तो वाटर को जो है हमने उसमें ऐड कर दिया 1 ml के ऑयल में। अभी हम क्या करेंगे, वेइंग मशीन पे जाएंगे और हमारी वो ऑयल होगा उसका हम वेट करेंगे। तो वेट हमारा कुछ ग्राम में वहां पे आ जाएगा। तो हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम हो रहा है, समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, समझो अच्छे से और आराम से दिमाग खोल के। तो हमने क्या पहले निकाला, वेइंग मशीन से हमारा मास हमने निकाल लिया, वेइंग मशीन से मास हमने क्या किया, निकाल लिया। और वॉल्यूम तो आपको पता था 1 ml, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, डेंसिटी। और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट का डेंसिटी, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो आपको रो 0 मिल गया। अभी टाइम आपको कैसे वहां पे कैलकुलेट करना है, तो आपका ये जो विस्कोमीटर होता है यहाँ पे आपका एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसा आपका मार्क उसमें होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सब करोगे तो यहाँ तक जो है ये आपका जो फर्स्ट यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट करते हैं, इसको हम दो से डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ तक जो है आपको उसको उसका लेवल वहां तक आपको अपने सॉल्वेंट का रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना जो हाथ उसके एक कॉर्नर पे, एक साइड पे आपने अपना हाथ रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां से वो जो है नीचे नहीं जाएगा जब तक आप वहां से हाथ जो है अपना हटा नहीं दोगे। तो जैसे ही वहां से आप अपना जो है प्रेशर दिया हुआ पार्ट जो है जैसे ही वहां से हटा लोगे, तो यहाँ से आपका लिक्विड जो है वो नीचे नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो पहले आपको क्या करना है कि यहाँ तक आपने अपना जो लिक्विड है, सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, वो ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही आप वहां से अपना हाथ हटाओगे वैसे ही ये जो है नीचे की तरफ जाने लगेगा। और आपको टाइम जो है वो नोट डाउन करना है स्टॉप वर्ड से। तो जैसे ही आप अपना हाथ जो है वहां से आपने ले लिया, वहां से आपने ले लिया, तो दूसरे हाथ से अपना स्टॉप वर्ड स्टार्ट कर दो। और जैसे ही ये नीचे नीचे जाता जाएगा और आपका ये जो है यहाँ तक, या आपका दूसरे नंबर का जो मार्क है वहां तक आपका लिक्विड पहुंचेगा, तब आपका स्टॉप वॉच आपको जो है वो बंद कर देना है। और यहाँ पे आपको जो है टाइम नोट कर लेना है। टाइम क्या नोट किया आपने, आपके सॉल्वेंट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या टाइम लगता है वो टाइम आपने नोट कर लिया, राइट। अभी आपने वाटर किया था तो वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे आपका टी इज इक्वल टू T0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रो 0 एंड T0 तो आपको मिल गया। अभी आपका जो सॉल्यूशन होगा आपका पॉलीमर का, वहां पे भी आपको रो और टी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, सेम मेथड है, 1 ml का वॉइल ले लो, उसका वेन मशीन में मास कैलकुलेट कर लो, और M/V का फॉर्मूला से आपका डेंसिटी मिल जाएगा। फिर आपका क्या करना होगा, फिर ये जो आपका विस्कोमीटर है उसको अच्छे से वॉश कर लो, एसीटोन से वॉश कर लो, फिर उसको रिंस कर लो। फिर उसको जो है अच्छे से ड्राई कर लो। ड्राई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दो लिक्विड जो है वो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे तो विस्कोसिटी पे इफेक्ट करेगा। तो वो जो है अच्छे से ड्राई कर लो, और फिर आपका जो अननोन सॉल्यूशन है उसका जो है वो आप यहाँ से भर लो। फिर यहाँ तक एक, यहाँ पे यहाँ तक जो है एक तक उसको भर लो, फिर आप हाथ हटा दो, स्टॉप वो स्टार्ट कर दो। 2 तक पहुंचने में उसका टाइम क्या होगा वो आप टाइम नोट कर लो, तो वो आपका टी हो जाएगा। फिर आपके पास फॉर्मूला क्या है, ईटा इज डिवाइडेड बाई ईटा 0 इज इक्वल टू T/T0 इंटू रो अपॉन रो 0। तो यहाँ पे आपको चारों चीजें मिल गई या नहीं मिल गई, ठीक है। ये आपको चारों चीजें यहाँ पे मिल गई, T0 रो 0। तो आपने ये सब क्या किया, प्रैक्टिकली किया ना, ये सब आपने क्या किया, प्रैक्टिकली किया। आपने सब डेंसिटी फाइंड आउट कर ली, या आपने रो 0 फाइंड आउट कर लिया, T0 फाइंड आउट कर लिया, टी फाइंड आउट कर लिया। तो इस वे से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, रिलेटिव विस्कोसिटी कर ली। अभी आप क्या करोगे कि अपना जो सॉल्वेंट होगा, सॉरी अपना जो पॉलीमर सॉल्यूशन होगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स आप बनाओगे, और सब में आपके T0 और रो 0 तो जो है सेम रहेंगे, क्योंकि सब में आपका पानी एज सॉल्वेंट है। दूसरा कोई ले रहे हो तो दूसरा होगा, राइट। तो उसमें आपको रो 0 और T0 तो एक बार ही फाइंड आउट करना है। और हर एक अलग अलग सैंपल के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, अपना टाइम और डेंसिटी। बहुत ईजी है, अलग अलग सैंपल बना लो वॉल में, उसका वेन मशीन में वेन कर लो, डेंसिटी सबके निकाल लो, फिर सबके लिए जो है विस्कोमीटर में लेके सबके लिए टाइम निकाल लो। और डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के लिए आपका क्या निकल जाएगा, रिलेटिव विस्कोसिटी। तो बहुत इजी है, आपको अगर याद आया होगा तो आपने ये प्रैक्टिकल किया हुआ, ठीक है। तो इस वे से आपका जो है रिलेटिव विस्कोसिटी आपका निकल गया। तो अभी आपको शायद मजा आ रहा है, या फिर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कैसे इसका यूज होगा। तो आपने क्या निकाला, रिलेटिव विस्कोसिटी, ईटा अपॉन ईटा 0 आपने निकाल लिया। कैसे निकाला आपने, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली और इज इक्वल टू क्या होता है, T/T0 इंटू रो अपॉन रो 0। अभी आपका रिलेटिव विस्कोसिटी आपने निकाल लिया, अभी आपका स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होगा,
स्पेसिफिक विस्कोसिटी, राइट। अभी एक निकालने के बाद आपका जो है सब निकल जाएगा, यहाँ पे आपका विस्कोसिटी, ठीक है, सब आपका इजीली निकल जाएगा। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव विस्कोसिटी -1, तो आपका स्पेसिफिक विस्कोसिटी मिल जाएगा। फिर आपका रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय सी, और सी क्या होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। बहुत इजी है। तो देखो एक चीज अगर आप निकालोगे रिलेटिव विस्कोसिटी प्रैक्टिकली, तो उससे आप सब निकाल सकते हो, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, एंड लास्ट में आपकी आ गई इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू लिमिट C टेंड्स टू 0 NSP, मतलब स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय C, राइट। ये आप अच्छे से लिख लो। तो देखो एक चीज आपने निकाल लिया, तो आपको कितनी चीजें मिल गई, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मिल गई, आपको स्पेसिफिक विस्कोसिटी मिल गई, आपको रिड्यूस्ड विस्कोसिटी मिल गई, ठीक है, और रिलेटिव विस्कोसिटी जो है वो आपने प्रैक्टिकली निकाल ली। और आपको पता है दैट इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू के इंटू एम वी रेस टू ए, के एंड ए जो है आप प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास मिल जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन तो फाइनली यही था ना कि आपको क्या निकालना था, विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास। तो ये सब फॉर्मूला जो है अच्छे से लिख लो। अगर आपको रिलेटिव क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन पार्ट देखा, क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन इजी, बहुत इजी वो पूछना चाहते हैं, तो वो पूछ लेंगे कि आपका रिलेटिव विस्कोसिटी जो है वो 2.538 है, राइट। रिलेटिव विस्कोसिटी 2.538 सेंटीफोइज या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड इनवर्स है, राइट। तो व्हाट इज योर स्पेसिफिक विस्कोसिटी, तो उसको सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें से एक जो है वो निकाल देना है। तो 1.538 आपका स्पेसिफिक विस्कोसिटी हो जाएगा। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि 2.538 जो है वो आपका रिलेटिव विस्कोसिटी है, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर पॉलीमर सॉल्यूशन इज 0.2 मोलर है, देन व्हाट इज द रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, तो आपको जो है NSP मतलब स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय 1, और स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होगा आपका एन रिलेटिव मतलब रिलेटिव विस्कोसिटी -1 डिवाइडेड बाय सी। तो रिलेटिव विस्कोसिटी आपको दिया है, उसमें से एक निकाल दो और उसका जो है डिवाइडेशन कर दो अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो इस वे में आपका यूज होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कभी भी पूछे तो ऐसे आप जो है थिंकिंग करते आना चाहिए, वरना जो है आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिड्यूस विस्कोसिटी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे द रिलेशन बिटवीन द, नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन, लिख लो हमारे साथ में, रिलेशन between viscosity of dilute solution, diluted solution and वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन को जो है फाई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम occupied by the polymer molecule, polymer molecule divided by the volume of solution, volume of solution। तो प्रैक्टिकली वॉल्यूम फ्रैक्शन जो फाइंड आउट करना है वो थोड़ा टफ है। क्यों, क्योंकि जब वॉल्यूम फ्रैक्शन आप फाइंड आउट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आप निकाल लोगे इजीली, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वॉल्यूम ऑफ जब पॉलीमर आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय योर पॉलीमर, तो आपका जो सपोज ये आपका जो है पॉलीमर सिस्टम है पूरा, राइट। तो यहाँ पे अंदर आपका पॉलीमर जो है वो कुछ ऐसे होगा, मतलब उसका लीनियर चेन होगा, वहां पे कुछ अलग अलग होंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके जो पॉलीमर जो है वहां पे अंदर कितने मोनोमर है और उससे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है, वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ हो जाएगा, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई योर कैलकुलेशन ऑफ योर वॉल्यूम फ्रैक्शन इज वेरी टफ प्रैक्टिकली, राइट। तो ये आपका एक प्रॉब्लम होता है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग योर वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, दैट रिलेशन बिटवीन योर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कौन कौन सी आपके पास, रिलेटिव, आपकी स्पेसिफिक, रिड्यूस्ड एंड आपकी इंट्रिंसिक, और आपका जो है कौन सा है वॉल्यूम फ्रैक्शन फाई, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन लिख लो दैट रिलेटिव विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, ईटा अपॉन ईटा 0 इज इक्वल टू योर रिलेटिव विस्कोसिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 2.55,
दिस इज योर रिलेशन बिटवीन योर रिलेटिव विस्कोसिटी एंड योर फाई। तो यहाँ पे आपका ये जो फॉर्मूला इसका यूज कैसे हो सकता है कि आपको रिलेटिव विस्कोसिटी दे दिया है और आपको क्या है कि पूछ सकते हैं कि वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है। फिर अगर आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन दिया है तो आपको रिलेटिव विस्कोसिटी पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन देके आपको जो है स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं। तो कैसे होगा, तो स्पेसिफिक में क्या होता है, योर स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होता है, रिलेटिव विस्कोसिटी -1 होता है। रिलेटिव विस्कोसिटी क्या है, 1 + 2.5 5 -1, तो ये -1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या आ जाएगा, 2.5 पाई आ जाएगा। फिर आपका रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या है, NSP, मतलब स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय सी। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 2.55 डिवाइडेड बाय सी। समझ में आ रहा है, सिर्फ सेम चीजें हैं, सिर्फ मैं जो है वैल्यूज पुट अप करते जा रहा हूँ। फिर आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी क्या है, लिमिट C टेंड्स टू 0, और ये आपका आ जाएगा स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय सी। तो ये आपका फाइनली जो है लिमिट C टेंड्स टू 0, ये आपका आ जाएगा 2.55 डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ तक आपका हो गया, इजी है। आपका विस्कोसिटी ऑफ योर डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन के बीच में आपका रिलेशन क्या है वो हमने देख लिया। यहाँ पे जो है अच्छे से ये सब फॉर्मूला सब लिख लो। अगर आपको जो है डायरेक्ट वॉल्यूम फ्रैक्शन का वैल्यू दे दिया, अगर आपको डायरेक्ट विस्कोसिटी का वैल्यू दे दिया और वॉल्यूम फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है, ये सब फॉर्मूला से ही होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस मैनर में पूछ सकते हैं कि सपोज मैंने आपको दे दिया कि आपका रिलेटिव विस्कोसिटी, मतलब रिलेटिव विस्कोसिटी इज इक्वल टू 4.383 सेंटीपोज है, राइट। देन व्हाट इज द फाई, फाई मतलब आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो आपको पता है दैट रिलेटिव विस्कोसिटी इज इक्वल टू 1.25 फाई है। तो यहाँ पे आपका 2.5 फाई इज इक्वल टू 4.383 -1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.383। 2.55 is equal to and 5 is equal to 2.383 divided by 2। तो ये आपका समथिंग अराउंड 3.4 आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 1 1 2, तो ये आपका हो जाएगा 1.7। तो समझ रहे हो कि आपका एप्लीकेशन कैसे होगा, एप्लीकेशन पार्ट कैसे होगा, ये एक एग्जांपल की तरह से आप ले सकते हो, या फिर ये जो है आपका कैसे आपका फॉर्मूला यूज होगा ये मैंने आपको समझाया है। तो सब फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप अच्छे से। व्हाट इज योर इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, व्हाट इज योर स्पेसिफिक विस्कोसिटी, व्हाट इज योर रिड्यूस विस्कोसिटी, और उसका आपके वॉल्यूम फ्रैक्शन के साथ क्या रिलेशन है वो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो क्या होगा, प्रैक्टिकल मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। प्रैक्टिकल मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी क्या होगा आपका, ये होगा, इससे हम डिनोट करेंगे। तो प्रैक्टिकली आप जो है कैसे इंट्रिंसिक विस्कोसिटी फाइंड आउट करोगे, और आपको पता है कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या है आपका, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू के इंटू एम वी रेस टू ए, राइट, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज योर ह्यूगिन्स इक्वेशन, ह्यूगिन्स इक्वेशन, एंड सेकेंड इज योर क्रेमर्स इक्वेशन, क्रेमर्स इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, यहाँ से आपकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जो है वो निकल जाती है। तो आपका इक्वेशन क्या है, इटा एस पी मतलब स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक विस्कोसिटी प्लस के डैश इंट्रिंसिक विस्कोसिटी स्क्वायर इंटू सी, राइट। और दूसरा जो है वो आपका क्या है, एल एन रिलेटिव विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक विस्कोसिटी माइनस के डबल डैश ईटा स्क्वायर सी। तो यहाँ पे के डैश और के डबल डैश करने का रीजन ये है कि दोनों में आपका स्लोप और इंटरसेप्ट सेम आता है, बट ये आपका के और के डैश का वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों का के का वैल्यू सेम होगा, के का वैल्यू दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सिर्फ मैंने रीअरेंज नहीं किया है, ये जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा ही है। तो एक्स एक्सिस पे आपका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, वाई एक्सिस पे आपका ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है फाइनल आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, यहाँ पे आपका स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय सी आपका वाई एक्सिस पे आएगा,
एक्स एक्सिस पे आपका कॉन्सेंट्रेशन आएगा और यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। देखो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है तो आपका जो है पॉजिटिव स्लोप आएगा। यहाँ पे आपका जो प्लॉट है वो पॉजिटिव की साइड होगा, ऊपर की साइड होगा। समझ रहे हो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो है वो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अभी ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करते आना चाहिए। अभी तो आपके बहुत ग्राफ्स हमने ड्रॉ कर लिए, तो आप जो है अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका स्लोप क्या आ जाएगा, ये पार्ट जो है वो आपका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल टू योर के डैश ईटा हो जाएगा। और ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट आपका ईटा आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। और यहाँ पे भी आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा ही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा ही है। यहाँ पे देख लो, ये आपका वाई, ये आपका एम एक्स और ये आपका सी। सिर्फ मैंने क्या नहीं किया यहाँ पे इसको जो है मैंने रीअरेंज नहीं किया। तो यहाँ पे आप जो है इसको देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये आपका स्लोप है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका माइनस नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे आपका स्लोप नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको अभी। तो यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो ऐसे आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा एल एन ईटा रिलेटिव डिवाइडेड बाय सी, मतलब ये आपका रिलेटिव विस्कोसिटी हो गया। और यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के डबल डैश ईटा स्क्वायर। और ये आपका आ जाएगा इंटरसेप्ट, ये आपका हो जाएगा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो ऐसे जो है हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ आवर रिलेटिव विस्कोसिटी विद कॉन्सेंट्रेशन, उसके साथ हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और वहां से जो हम इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन हुआ था, यहाँ पे आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इसका जो है लिमिट c टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे होंगे, यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे होंगे, ये सब आपको क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिकली कैसे हम इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं, वो यहाँ पे आप देखो। तो यहाँ पे आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कैसे, रिलेटिव विस्कोसिटी आपने जो है वो निकाल ली, ठीक है, रिलेटिव विस्कोसिटी आपने निकाल ली। फिर स्पेसिफिकली उसमें से एक आपने निकाल दिया और डिवाइडेड बाई सी। कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, आपने नॉन कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बनाओगे। तो आप एक्स एक्सिस पे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को लिखोगे और यहाँ पे आपका जो है एनएसपी अपॉन सी का जो वैल्यू आएगा उसको आप जो है वाई एक्सिस पे लिखोगे। और वहां पे आप जो है प्लॉट करोगे। प्लॉट का जो स्लोप आएगा वहां से आपको इंट्रिंसिक इसको यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट आएगा, यहाँ पे जो आपका इंटरसेप्ट आएगा उससे आपको पता चल जाएगा योर इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, राइट। और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जो है उसको आप यूज कर सकते हो एम के एच एस इक्वेशन में। वो आपका क्या है, एम वी रेस टू ए, ठीक है। तो ऐसे जो है वो आपका एप्लीकेशन पार्ट होगा कि कैसे आपको हर एक फॉर्मूला को यूज करना है। तो ये जो है अच्छे से लिख लो, ह्यूगिन्स एंड कार्मर्स इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। यहाँ पे जो हमने एम के एच एस फॉर्मूला जो निकाला है, यहाँ पे जो है अगर आप इस इक्वेशन को, यहाँ पे हमने एल एन वाला फॉर्मूला लिखा या नहीं लिखा, एक बार देख लेते हैं। नहीं लिखा, नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो है वो बाकी थी कि अगर हमारा जो इक्वेशन है उसके दोनों तरफ इफ वी मल्टीप्लाई बाय द एल एन, एल एन क्या हो जाएगा, अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो 2.303 लो, राइट। तो अगर इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी एल एन के प्लस ए एल एन एम वी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपका जो पावर है वो आगे आ जाएगा और हर एक जो मल्टीप्लीकेशन में आपका जो जो भी टर्म है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो सपोज आपका अगर एल एन एक्स वाई है, एल एन एक्स वाई है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई लिखोगे, समझ रहे हो। और अगर आपका एक्स इंटू वाई रेस टू ए है तो इसको आपको कैसे लिखना होगा, तो ये दोनों को जो है आपको एडिशन में लिखना होगा, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई लिखना होगा। तो ये जो आपका पावर जो है वो आपका यहाँ पे आगे आ जाएगा हर बार, ठीक है। तो यही किया है, यहाँ पे हमने के जो है उसको यहाँ पे लिखा है, ये आपका एल एन एम भी, और ये आपका पावर जो है वो आगे आ गया, ठीक है। तो इसको अगर आप रीअरेंज करोगे, इसको जो है थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा रीअरेंज करेंगे। ये आपका ए एल एन पी प्लस एल एन के, राइट। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा हो रहा है। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे जो है ये वैल्यू आएगा, ये आपका y एक्सिस पे आएगा, ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये आपका स्लोप हो जाएगा। इजी है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताना मुझे।
इसके बाद लेक्चर देखने के बाद कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम दूसरी बार समझाएंगे, फिर भी नहीं आ रहा है तो हम तीसरी बार समझाएंगे, फिर भी नहीं आ रहा है तो और समझाएंगे। हम यहाँ पे बोर नहीं होंगे आपको समझाते समझाते, बट आपको जो है अपनी तरफ से 100% देना है, हर एक पॉइंट को समझना है। नहीं समझ में आ रहा है देन इट्स ओके, अगेन यू कैन डू दैट, हमारे पास आइए, अगेन हम आपको समझाएंगे। और भी नहीं समझ में आ रहा है फिर से आइए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, बट आपको जो है उसको नहीं छोड़ना। और कई बार कोई चीज़ें जो ऐसी है उसको दिमाग में रख के दूसरी चीज़ों का इफेक्ट ना होने दे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है दैट इज योर ओनली 1%, बट अगर आपको 99% चीज़ें समझ में आ रही है तो फोकस ऑन दैट 99%। तो वहां से आप देखो, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सब चीज जगह से आपके 1% होते हैं। 1% का 1% आपको करने में ज्यादा इंटरेस्ट है या आपके 99% के 1% में? तो कोई ऐसी चीज है जो बहुत मेहनत करने के बाद भी समझ नहीं आ रही है, तो उसको आप ऊपर वाले पे छोड़ दो। वहां पे आपने अपना 100% दिया फिर भी नहीं हो रहा, दैट्स ओके। बट उसकी वजह से जो आपको आता है, जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं, और उसको भी आप इग्नोर कर रहे हो, उसको आप सही से टाइम नहीं दे रहे हो, देन इट इज नॉट करेक्ट, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग। उसको जो है आप थोड़ा मैच्योरली हैंडल करो, ये सब चीज़ों को आप जो है मैच्योरिटी के साथ हैंडल करो, तो जो है अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आपका जो है फाइनल एग्जाम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या था कि हम जो है इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वाई एक्सिस पे हमारा एल एन ईटा आ जाएगा, यहाँ पे आपका एल एन के आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्लोप कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव है, राइट। तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप, और यहाँ से आपका ए का वैल्यू निकलेगा, ये आपका स्लोप हो गया, और इंटरसेप्ट आपका क्या आ जाएगा, एल एन के। यहाँ पे आपने देख लिया ए और के का वैल्यू जो है वो आप जो प्रैक्टिकली निकाल सकते हो ग्राफ से, प्रैक्टिकली निकाल सकते हो ग्राफ से, तो ये भी आपने देख लिया। और ये आपके क्या है, मार्क होविंग कांस्टेंट, और इट इज डिपेंडिंग ऑन योर टेम्परेचर, सॉल्वेंट एंड पॉलीमर, ये आपने लिख लिया था अच्छे से। अगर नहीं लिखा तो फिर से लिख लो, इट इज डिपेंडिंग ऑन योर टेम्परेचर, सॉल्वेंट एंड पॉलीमर, ठीक है, ये अच्छे से लिख लो, ये आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास कैसे निकालना है। वो आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी से निकलता है। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कैसे निकलेगा, वो आपका रिलेटिव विस्कोसिटी से निकलेगा। अभी रिलेटिव विस्कोसिटी और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, और क्यों हमें इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के लिए रिलेटिव विस्कोसिटी निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट विस्कोसिटी निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम रिलेटिव निकालेंगे, उससे स्पेसिफिक विस्कोसिटी निकालेंगे, और उसको हम सी मतलब के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर पॉलीमर सॉल्यूशन जो नॉन होता है, राइट, उससे अगर डिवाइड करोगे, राइट, और फिर हमने ह्यूगिंस का जो इक्वेशन है वो यूज करेंगे, तो प्रैक्टिकली हमें इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मिल जाएगा। अब इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मिल गया, के और ए का वैल्यू यहाँ पे हम आपने देखा कि आप निकाल सकते हो, राइट। तो के एंड ए का वैल्यू आप प्रैक्टिकली निकाल सकते हो, विच इज योर मार्क होइंग कांस्टेंट, राइट, वो भी आप प्रैक्टिकली निकाल सकते हो। तो ये सब चीजें अगर आपके पास है, ये सब चीजें अगर आपके पास है, देन यू कैन कैलकुलेट योर फाइनल विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास। तो ये सब इतना जो काम हम कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास निकालना था। और ये जो मास है ये सब निकालना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें जाननी है हमारी पॉलीमर की प्रॉपर्टी। पॉलीमर की प्रॉपर्टी जानेंगे तो हम रिसर्च पेपर जो लिख रहे हैं उसमें उसकी प्रॉपर्टीज लिख पाएंगे। जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है उतना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर का आपका रिसर्च पेपर आने की प्रोबेबिलिटी है। और जितना आप उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे उतना उसका यूज और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होगा ये भी आप जान पाएंगे। तो अगर आपने कुछ नया मटेरियल अच्छे से बनाया है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो कितने टेम्परेचर तक स्टेबल होता है, राइट, उसका एज अ मटेरियल कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो कितना स्टेबल है अनस्टेबल है। तो ये सब प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए हमें मोलिकुलर मास इंपॉर्टेंट है, एंड डिस्पर्शन मीडियम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अभी तक जो है हमने मास का पूरा पोर्शन जो है वो कवर कर लिया, मास का जो है पूरा पोर्शन कवर कर लिया। अभी एक एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे, हमारा जो आपने अभी किया उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे था, ऐसे आपको फिगर दिया था, राइट। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन था, वाई एक्सिस पे आपका था 1/c ईटा अपॉन ईटा जीरो डिवाइडेड बाई ईटा जीरो। यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट जो है वो आपको 0.05 दिया हुआ था, और
यहाँ पे आपका k का वैल्यू k इज इक्वल टू आपको क्या दिया था 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर ग्राम दिया था और आपका a का वैल्यू 0.5 दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको क्या क्या वैल्यू दे दिया था और आपको फाइंड आउट करना था विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी विस्कोसिटी है, तो आपको पहले तो लाइट ये होनी चाहिए कि आपकी विस्कोसिटी और विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बीच का फॉर्मूला कौन सा है। तो ये आपका फॉर्मूला है के इंटू एम वी रेस टू ए, राइट। तो यहाँ पे आपके पास के है, ए है, बट इंट्रिंसिक विस्कोसिटी नहीं है। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, आपके पास दो मेथड थी, गार्मेट्स मेथड और दूसरा आपका था ह्यूगिंस मेथड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये चीज जो है इसको आप थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकते हो। कैसे, ये आपका ईटा ईटा जीरो अपॉन ईटा जीरो है, तो ये ईटा जीरो को मैं क्या करूंगा डिफरेंट डिफरेंट डिवाइडेशन में लिख दूंगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। दोनों के साथ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर दूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये जो है वो आपका निकल जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा 1/c ईटा अपॉन ईटा जीरो माइनस 1, राइट। एंड आपको पता है दैट ईटा अपॉन ईटा जीरो इज योर रिलेटिव विस्कोसिटी -1 एंड रिलेटिव विस्कोसिटी -1 क्या होता है आपका NSP अपॉन C, मतलब ये आपका हो गया स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय C। और आपको पता है ये आपका ग्राफ तो क्या हो जाएगा NSP अपॉन C बेसिकली। तो ये आपका कैसा हो गया, ये आपका ह्यूगिंस हमने क्या निकाला था यहाँ पे आप देख सकते हो ये ह्यूगिंस के ग्राफ जैसा हो गया, ह्यूगिंस का इक्वेशन हो गया। ह्यूगिंस इक्वेशन क्या था हमारा NSP अपॉन C इज इक्वल टू ईटा प्लस के डैश ईटा स्क्वायर सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्लॉट निकलता है वो कुछ ऐसे निकलता है ईटा SP C, यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका प्लॉट, ये आपका के डैश ईटा स्क्वायर, और यहाँ पे आपका जो है ये आपका ईटा मतलब ये आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, इंटरसेप्ट जो है वो आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पे आप इसको अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी तो दे दिया है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि पता होना चाहिए कि आपको ग्राफ कौन से दिए हैं। कई बार आपको जो है स्लोप दे दिया है, तो स्लोप में से आपके कोई कोई वैल्यू निकल जाते हैं, बट आपको अगर ग्राफ नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये जो है ये आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू 0.05, ये भी आपको पता है। तो सिर्फ क्या करना है आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.05 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या है 5 इंटू 10⁻⁵, एम वी इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है, राइट, और ए इज इक्वल टू 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एम वी 0.5 जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 मतलब क्या होता है, अगर मैं 4:1/2 लिखूं, राइट, इसका मतलब क्या है कि मैं इसका रूट लेना चाहता हूँ, तो ये आपका 2 हो जाएगा, राइट। तो अगर इसको मुझे जो है 1/2 निकालना है तो इसका पूरे का होल का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पहले तो क्या हो जाएगा कि ये जो पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये जो है वो आप 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हो, यहाँ पे हम जो अच्छे से लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू के इंटू एम वी बार रेस टू ए। इसका वैल्यू आपका 0.05 है, इसका वैल्यू आपका 5 इंटू 10⁻⁵ है, इसका आपको फाइंड आउट करना है, और ए इज इक्वल टू 0.5 है, राइट। इसको आप जो है यहाँ पे रखोगे और ये पार्ट जो है वो इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहाँ पे जो है ये इसको जो है मैं 5 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आपका पावर जो है 10 वो डिक्रीज हो जाएगा, और जितने से वैल्यू इंक्रीज होगा उतने से पावर डिक्रीज होगा, तो 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा इन डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻5 हो गया। समझ रहे हो, तो यहाँ पे ये 0.5 का मतलब क्या है, अगर मैं 4:0.5 करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 4:1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो इसको अगर मुझे निकालना है तो होल स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पे मुझे होल स्क्वायर करना होगा और इसका भी जो है मुझे स्क्वायर करना होगा। फाइनली ये आपका एम वी निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 10⁻² इंटू 10⁻5 हो जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, राइट। यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि 0.5 था, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 तो ये यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाता है। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी मतलब समझ सकते हो कि आप किसी चीज का रूट ले रहे हो, सपोज आप
4 का रूट जो है वो ले रहे हो, राइट। और इसी का जो है मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 4 का रूट 2 आता है और 2 का स्क्वायर क्या करोगे तो 4 आ जाएगा। तो फिर से आपको यही वैल्यू मिल रहा है। तो ये यही यहाँ पे भी आपका यही है, एम वी रेस टू क्या था 0.5 था। इसका मतलब क्या था, ये आपका अंडर रूट एम वी था, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, राइट। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम वी का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर दोगे तो फिर से आपको जो है एम वी मिल जाएगा। समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपका 10⁻³ और ये आपका 10⁻6 ग्राम पर मोल आ गया। तो ये आपका राइट आंसर था। ये आपको 4 मार्क्स में पूछा हुआ बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। समझ रहे हो, ऐसे आपको जो है एप्लीकेशन पार्ट जो है वो आपका हो जाएगा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी और आपका जो है विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास का रिलेशन क्या है, कैसे निकालना है, ये सब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पीडीआई। तो पहले आपको ये समझना होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर समझने के लिए आपको दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द मोलर मास एंड सेकेंड इज द डिस्पर्स्ड सिस्टम। तो ये दोनों चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलर मास में तो हमने देख लिया नंबर एवरेज, वेट एवरेज, जेड एवरेज एंड विस्कोसिटी एवरेज। यहाँ पे इसके सबके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और डिटर्मिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर तो ये जो है डिस्पर्स सिस्टम ये क्या हो सकता है, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है। पहला जो है वो आपका हो जाएगा मोनो डिस्पर्स सिस्टम, सेकंड जो है वो आपका हो जाएगा पॉली डिस्पर्स सिस्टम। तो सपोज आपका ये एक सिस्टम है और ये आपका दूसरा सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सब आपके जो अंदर सिस्टम के अंदर जितने भी आपके मोनोमर यूनिट्स जो है वो आपके जो है सेम साइज के। यहाँ पे अगर सेम नहीं देख रहे हैं तो एज्यूम कर लो कि सब सेम साइज के, ठीक है, क्योंकि हर लाइन हमारे लिए सेम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे आप एज्यूम करो कि यहाँ पे आपके जो भी जितने भी पॉलीमर जो है मोनोमर जो है वो सब सेम साइज के हैं। यहाँ पे आपका जो है मोलर मास जो है वो सब मोनोमर का सेम है यहाँ पे, राइट, क्या है, सेम है। बट अगर आप दूसरे में जाओगे तो यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और मोलर मास भी हो जो है यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होगा, राइट। और यहाँ पे आपका मोलर मास जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे समझना क्या है कि जब भी आपके जो सिस्टम है, राइट, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। यहाँ पे आपका मोनोमर जो है वो हैविंग all the molecules in your system having the सेम मोलर मास। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो सबका जो मोलर मास है वो सबका सेम है, सबका सेम है। सो दिस इज योर मोनोडिस्पर्स सिस्टम। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब सिस्टम जो है, सॉरी, आपका सिस्टम का जो जो भी मॉलिक्यूल है सिस्टम के, ये आपका सिस्टम हो गया। सिस्टम के अंदर आपका मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स देख रहे हो यहाँ पे आपके सब डिफरेंट डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट हुआ है। एंड एवरी मॉलिक्यूल हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, राइट। एंड इन द सिस्टम if the every molecules having the different molecular mass, then it is your polydispersed system, it is your पॉलीडिस्पर्स सिस्टम। ये आपको सही से समझ में आ गया तो आप लिख लो अच्छे से कि मोनोडिस्पर्स सिस्टम क्या हो जाएगा और आपका पॉलीडिस्पर्स सिस्टम क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लो, पहला आपका आ जाएगा मोनोडिस्पर्स सिस्टम, राइट। सो इन मोनोडिस्पर्स्ड system, all molecule having the same molecular mass, all molecule having same molecular mass। एंड पॉलीडिस्पर्स सिस्टम में क्या हो जाएगा, पॉलीडिस्पर्स सिस्टम में इन पॉलीडिस्पर्स सिस्टम all molecule having different मोलिकुलर मास। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आप एक चीज देख सकते हो कि मोनोडिस्पर्स मतलब क्या हो जाएगा, पीडीआई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मोनोडिस्पर्स सिस्टम, मोनो का मतलब क्या हो गया, एक, राइट। मोनो का मतलब एक हो गया, मतलब आपका पीडीआई जो है वो एक हो गया। अभी यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों एक आ रहा है तो उसका भी आंसर है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको पहले तो एक फॉर्मूला लिखना है, दैट पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम एन, राइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस वे में आ सकता है कि हमने पहले निकाला था ना ए बी,
यहाँ पे आप जो है एक एग्जांपल करके इसको लिख लो और इसको सॉल्व भी करके मुझे बताना कि आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे आपका 10, यहाँ पे आपका 20, ये आपका एन आई है। यहाँ पे आपका एन आई जो है वो 200, ये आपका 100। तो यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, वेट एवरेज मोलिकुलर मास, फिर आपका एन एवरेज मोलिकुलर मास और पीडीआई, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इतना वैल्यू देके मैं पूछ लूंगा कि आपका पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो पहले तो आपको यहाँ पे वेट एवरेज मोलिकुलर मास निकालना होगा, फिर आपका नंबर एवरेज मोलिकुलर मास निकालना होगा, फिर इस दोनों का डिवाइडेशन करना होगा, तब आपको पीडीआई मिलेगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ऐसे आपको एग्जाम में टेबल देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे आपको एग्जाम पर टेबल देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। अभी मोनोडिस्पर्स के लिए मैंने क्या बोला कि पीडीआई इज इक्वल टू 1 होगा, इसका रीजन भी है हमारे पास, क्या है? तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका क्या है, वेट एवरेज मोलिकुलर मास है, राइट, राइट, वेट एवरेज मोलिकुलर मास है, और डिवाइडेड बाय ये आपका एन आई एम आई डिवाइडेड बाय एन आई, ये आपका नंबर एवरेज मोलिकुलर मास है। तो मैंने क्या बोला था कि इसको जो है अगर आप थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ा एक्सपांड करके लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपका एम आई डिवाइडेड बाय एम आई, कुछ नहीं किया, थोड़ा एक्सपांड करके लिखा है। अभी पीडीआई मतलब सॉरी मोनोडिस्पर्स सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ? मोनोडिस्पर्स सिस्टम इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मोलिकुलर मास, मतलब ये आपका ये और ये दोनों का मोलिकुलर मास जो है वो सेम होगा, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। और जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर ये भी आपका सेम टू सेम हो जाएगा, तो इसको भी आप जो है निकाल सकते हो, तो फाइनल आंसर आपका एक आ जाएगा। So for mono-disperse system, your PDI value is 1. Your PDI value is 1, right? And दूसरा क्या आ सकता है कि PDI is equal to क्या था आपका MW divided by MN. And अगर mono-disperse है इसका मतलब क्या हो गया? एक हो गया, right? तो यहाँ पे आपका MW is equal to MN हो जाएगा, right? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, for mono dispersed system, relation between एम एन एंड एम डब्ल्यू क्या होगा, राइट? यहाँ पे आपका ऑप्शन है एम एन इज इक्वल टू 2 MW, सेकेंड जो है वो आपका 2 MN इज इक्वल टू MW, राइट, थर्ड जो है वो आपका आ जाएगा MN इज इक्वल टू 1/MW, एंड सी जो है वो आपका आ जाएगा MN इज इक्वल टू MW। तो ये जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो गया ये भी मैंने आपको बता दिया, ये स्टार करके लिख लो, बहुत टाइम रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप स्टार करके लिख लो। फिर आपको जो है अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ के बिना तो फिजिकल केमिस्ट्री होगा ही नहीं। यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर पॉलीमर चेन्स, डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर चेन्स, राइट। तो यहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटी है, अगर आप ऐसा ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक आपका ऐसे आएगा और दूसरा जो है वो आपका ब्रॉड पीक आएगा, ब्रॉड पीक आएगा। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि एक यहाँ पे आपका जो है एवरेज मोलर मास जो है वो सेम ही आएगा दोनों के लिए, ये भी आपका एक पॉलीमर है, ये भी आपका एक पॉलीमर है, दोनों के लिए मोलिकुलर मास जो है वो सेम आ रहा है, दोनों के लिए मोलिकुलर मास जो है वो सेम आ रहा है। तो वहां पे पता कैसे करोगे कि पॉलीडिस्पर्स सिस्टम है या मोनोडिस्पर्स सिस्टम है? तो यहाँ पे आपका जो नैरो पीक आएगा, नैरो पीक आएगा, फिर शार्प पीक आएगा, पी, राइट, नैरो पीक या फिर शार्प पीक आएगा, और एक आपका आएगा ब्रॉड पीक, राइट, एक आपका ब्रॉड पीक या वाइड पीक आएगा। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपका पीक जो है वो नैरो या शार्प आ रहा है, राइट, ये आपका क्या है, नैरो पीक है, ऐसे आपका नैरो पीक है, ठीक है। तो अगर आपका नैरो पीक आ रहा है देन दिस इज योर मोनो डिस्पर्स्ड सिस्टम, राइट। और अगर आपका जो है ब्रॉड पीक आ रहा है देन इट इज योर पॉली डिस्पर्स्ड सिस्टम, ठीक है। तो आपने लिख लिया कि आपके मोनोडिस्पर्स सिस्टम के लिए आपका पीडीआई का वैल्यू 1 होगा। फिर आपका पॉलीडिस्पर्स के लिए क्या हो जाएगा, पॉलीडिस्पर्स के लिए आपका पीडीआई इज ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपने लिखा था दैट MW/MN है, राइट। और अभी आपका MW जो है उसका वैल्यू क्या होता है आपके MN, मतलब नंबर एवरेज से हमेशा ज्यादा या इज इक्वल टू हो सकता है, और इज इक्वल टू का
इज इक्वल टू कब होगा, जब आपका मॉलिक्यूल जो है वहां पे जब सब मॉलिक्यूल जो है वो सेम मॉलिक्यूलर वेट के हैं, तभी ये पॉसिबल है एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एन, राइट। बट आपके पॉली डिस्पर्स में तो हमने क्लियरली बोल दिया है दैट ऑल मॉलिक्यूल हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है फॉर योर पॉली डिस्पर्स सिस्टम एम डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम एन। तो ये आपका अगर न्यूमरेटर अगर बड़ा है, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, तो पीडीआई का वैल्यू आपके पॉली डिस्पर्स सिस्टम के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन वन आ जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉली डिस्पर्स सिस्टम के लिए क्या आपका पीडीआई का वैल्यू आ गया ये। तो इसके बाद हम जो है एक क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम्पल एक लिखेंगे, पीडीआई कैन बी रिटर्न एज, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल जो है वो एम स्क्वेयर, दूसरा जो है वो आपका आ जाएगा एम स्क्वेयर एम, तीसरा जो है वो आपका आ जाएगा एम अपॉन एम स्क्वेयर, और डी जो है वो आपका आ जाएगा एम स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ये होगा। कैसे होगा, चलो देखते हैं कि पी डी आई इज इक्वल टू क्या था, एम डब्ल्यू अपॉन एम एन, ठीक है। अभी एम डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई एम आई, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एन आई एम आई डिवाइडेड बाय साई एन आई, कुछ नहीं किया, ये दोनों का वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, इजी मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे आपका पी डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई एन आई एम आई स्क्वेयर इंटू साई एन आई हो गया, और यहाँ पे आपका साई एन आई एम आई इंटू साई एन आई एम आई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको रीअरेंज किया है मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या क्या होगा, ये आपका एन आई इंटू एन आई, ये आपका साई एन आई स्क्वायर एम आई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साई एन आई एम आई होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, स्क्वायर होल का है तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, तो यहाँ पे जो है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे ये जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मोलिकुलर चेन जो है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट मोलिकुलर चेन के लिए ये आपका मोलिकुलर वेट है। तो यहाँ पे आपका पूरा ये जो स्टेप है उसका एडिशन करोगे, और एडिशन करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा उसका आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। एडिशन करने के बाद पूरा आपको जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट के स्क्वायर कर लोगे तो फिर एडिशन में आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट पुट दैट स्क्वायर इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो है, हमने क्या बोला था, m इज इक्वल टू क्या बोला था, साई एन आई एम आई, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो यहाँ पे आपका m स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साई एन आई स्क्वायर एम आई स्क्वायर, और अगर इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका हो जाएगा साई एन आई एम आई स्क्वायर, राइट। अगर आपको लिखना है तो ये अलग से भी लिख लो, ठीक है। तो फाइनली इसको आप जो है वो लिख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, सो दैट्स व्हाई योर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी शायद 4 मार्क्स में पूछा था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख लो, दैट एम इज इक्वल टू साई एन आई एम आई, फिर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका साई एन आई एम आई स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर आपका साई एन आई स्क्वायर एम आई स्क्वायर भी हो सकता है, फिर आपका एम स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख लो साई एन आई एम आई स्क्वायर, राइट। यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये सिर्फ आपको जो है नॉलेज के लिए लिख लो, अपने प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तीनों चीजें जो है वो लिख लो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक और एग्जाम्पल जो है वो हम करेंगे, एक और एग्जाम्पल हम करेंगे। तो वहां पे हम जो है एक चीज आपको कैलकुलेट करके दे देंगे, और दूसरे दो चीज जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। इफ इक्वल नंबर ऑफ molecule with molar mass 10,000 and 1 lakh are mixed, then find out PDI value, MW and M, राइट।
तो यहाँ पे आप देख लो, अगर आपको पीडीआई का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा कि एम डब्ल्यू अपन एम एन होता है, तो आप कैसे आंसर निकालोगे, तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ ना आपका। तो यहाँ पे आपको जो है कंफ्यूजन ये होगा या फिर प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, इफ द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। तो सिंपली आपको जो क्वेश्चंस पूछते थे वहां पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिए थे, आपको ए एंड बी के एन आई एम आई ऐसे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिए थे, बट यहाँ पे नहीं दिए। तो एक हम जो है कैलकुलेट करेंगे, बाकी दो जो है वो आपको कैलकुलेट करने हैं, राइट। एम डब्ल्यू जो है हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एन आई जो है, हम क्या बोला है कि इफ द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सपोज यहाँ पे आपको एज्यूम करना है दैट एज्यूम दैट द एक्स नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड एक्स नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल, तो ये आपके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, राइट। और यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 10,000 बोल दिया है, और ये आपका 1 लाख बोल दिया है, राइट। तो ये आपको 10⁻⁴ आप बोल सकते हो, इसको आपको 10⁻⁵ बोल सकते हो, ठीक है। तो एम डब्ल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एन आई एम आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय साई एन आई एम आई, राइट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x इंटू 10⁻⁴ प्लस x इंटू 10⁵ समझ रहे हो, सिर्फ एडिशन करना है। और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका x 10⁻⁴ प्लस x 10⁻⁵, राइट। यहाँ पे आपका x जो है वो कॉमन निकल जाएगा, फिर अंदर क्या रहेगा 10⁻⁸ प्लस 10⁻10, राइट, डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे आपका 10⁻⁴ प्लस 10⁻5, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये आपको कॉमन निकालना है, तो दोनों का पावर सेम करना होगा। तो इसका जो है, इसका जो है वो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ये जो है ये सेम टू सेम है, 1 इंटू 10⁻8 सेम टू सेम है, प्लस यहाँ पे आपका जो है अगर पावर 10⁸ ले जाना है, मतलब क्या होगा, पावर को जो है मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, और पावर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 इंटू 10⁻10 है, राइट, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। तो यहाँ पे आपका पावर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कितने से पावर डिक्रीज कर रहा हूँ, 2 यूनिट से, तो ये जो है यहाँ पे भी आपका 2 यूनिट से वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 10⁻8, समझ में आ रहा है। तो सेम यहाँ पे नीचे भी हो सकता है 10⁻4 प्लस 10 इंटू 10⁻5, राइट, सॉरी 10⁻4, क्योंकि एक जो है हमने कम किया तो एक जो है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पे आपका 10⁻8 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे आपका 10⁻4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे आपका 101 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा। 11 इंटू 9 करेंगे तो 99 आ जाएगा, राइट। 11 इंटू 9 करेंगे 99, तो ये सिर्फ आपका 2 से मतलब रह गया, तो यहाँ पे आपका 1 2 के आसपास, तो 9.1 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर 9.1 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो फाइनली 9.1 इंटू 10⁻, ये आपका हो जाएगा 8 - 4, ये आपका हो जाएगा 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो ऐसे जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। आपका एम डब्ल्यू एम एन और पी डी आई इज इक्वल टू क्या है, आपका एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम एन है। तो ये दोनों का जो वैल्यू आएगा उसका आप जो है डिवाइडेशन कर लो, आपको पीडीआई जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि द पीडीआई इज 1 देन दिस इज योर मोनोडिस्पर्स system. If the PDI is greater than 1, then this is your polydisperse system. So the monodisperse system is practically having is very tough, right? कि आपको जो है monodisperse system मिलना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही रेयर केस है कि आपका जो कोई पॉलीमर है उसमें सभी मॉलिक्यूल सेम मोलर मास के हो। ये थोड़ा जो है पॉसिबल कम है। तो प्रैक्टिकली ये मोनोडिस्पर्स सिस्टम मिलना पॉसिबल नहीं होता। 99%, 1% देयर इज अ चांस टू गेटिंग द मोनोडिस्पर्स सिस्टम। तो यहाँ पे आपको जो है एम डब्ल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। एम एन का वैल्यू जो है वो आपका फाइनल आंसर जो है वो आएगा आपका 5.5 इंटू 10⁻⁴, और वीडीआई जो है वो आपका आ जाएगा 1.63। यहाँ पे आपका यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल, और यहाँ पे आपका यूनिट क्या आएगा पीडीआई का, चलो जल्दी बोलो, ग्राम पर मोल आएगा या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीपोइज आएगा, क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है पीडीआई जो है वो क्या है, दोनों मोलर मास के जो है फ्रैक्शन है। और यहाँ पे इसका ग्राम पर मोल होगा और इसका भी ग्राम पर मोल होगा, तो ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये थोड़ा बहुत मतलब कॉमन केमिस्ट्री है, कॉमन साइंस है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा। तो इसका जो कैलकुलेशन है जो हम मटेरियल सेक्शन में आपको पीडीएफ देते हैं उसमें दिया हुआ है, बट पहले आप खुद से कैलकुलेट करो।
आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करना ही होगा। फिजिकल विदाउट प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। वहाँ पे आप जो है अपने मार्क्स विदाउट प्रैक्टिस फिजिकल में गेन नहीं कर पाओगे। तो आज हमने देख लिया विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, और विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे प्रैक्टिकल, बाय द यूजिंग इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे, रिलेटिव विस्कोसिटी, और रिलेटिव विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल करेंगे, और सॉल्व विस्कोमीटर लेंगे। फिर हमारा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट होगा T0 जो हम नोट करेंगे स्टॉपवॉच से, फिर रो जीरो मतलब डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे हमारे सॉल्वेंट का, फिर हमारा जो सॉल्यूशन का सैंपल है उसका डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर वहां पे हमारा टाइम फाइंड आउट करेंगे। टाइम कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जो वहां पे दो मार्किंग दिए है वहां से सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा, वहां पे जो टाइम लगेगा वो टाइम हमें नोट डाउन करना है। तो वहां से आपका रिलेटिव विस्कोसिटी मिल गया, फिर आप रिलेटिव से स्पेसिफिक मिल सकता है, रिड्यूस मिल सकता है, और ये जो स्पेसिफिक एंड रिड्यूस मिल गया उसके बाद जो है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकाल सकते हो। फिर वहां पे क्वेश्चन आएगा कि लिमिट C टेंड्स टू 0, ये सब जो है कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। तो वहां पे भी सॉल्यूशन है यूगिन इक्वेशन एंड कार्बन इक्वेशन। तो क्या करो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगा अपने सैंपल का, तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी अपॉन C वर्सेस C का जो है ग्राफ प्लॉट करो। और ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक विस्कोसिटी निकलेगा। तो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे डिफरेंट डिफरेंट आपको वैल्यू मिलेगा। फिर आप उससे ग्राफ प्लॉट करोगे, आपको जो है एक इंटरसेप्ट मिलेगा। इंटरसेप्ट आपका हो गया इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का वैल्यू पुट अप कर दो, तो फिर आपको विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। के एंड एज क्या है आपका, वो आपका है मार्क होकिंग कांस्टेंट है। तो कई बार जो है आप कोई नॉन पॉलीमर मतलब थोड़ा बहुत उसमें नॉन है, तो उसके लिए आपका जो कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो अगर आप रेफरेंस बुक से रिफर करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, अगर आपका थोड़ा बहुत पार्ट भी वहाँ पे नॉन है तो, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको प्रैक्टिकली आपका थियोरेटिकल पार्ट ऐसे कंबाइन करके पढ़ोगे तो मजा आएगा। फिर हमने देख लिया पीडीआई, और ये सब पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमें एक चीज चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अवर पॉलीमर। और प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना है कि वो पॉलीमर कहाँ पे यूज आ जाएगा। अगर वो पॉलीमर कोई यूजफुल ही नहीं है, उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, उसका कोई जनरल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं है, देन इट इज यूजलेस, योर रिसर्च इज यूजलेस, योर पॉलीमर इज यूजलेस। और वहां पे आपका कोई रिसर्च पेपर भी नहीं आएगा, इम्पैक्ट फैक्टर तो दूर की बात है। तो ये सब करोगे कैलकुलेशंस, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो काम किया है, आपने जो कोई रिसर्च किया है, या फिर आपने कोई मटेरियल बनाया है, इट इज यूजफुल और नॉट। एंड इफ इट इज यूजफुल देन यू कैन कैरी आउट योर रिसर्च ऑन दिस पॉलीमर और मटेरियल, कंटिन्यू कंटिन्यू कर सकते हो आप। बट अगर नहीं है, यहाँ पे कोई यूजफुल आपको डेटा मिल ही नहीं रहा है, आपको फाइनल रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो वहां पे आपको रुक जाना है, और आपको जो है दूसरे वे में दूसरा कोई पॉलीमर बनाने में अपना काम करने का स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हो गया प्रैक्टिकली क्या होता है, थियोरेटिकल क्या होता है, एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में हमारा 2 पॉइंट बाकी है, काइनेटिक ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। आप अच्छे से सब कुछ रिवीजन करो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने माइंड्स को क्वेश्चंस करो, मतलब इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको मैं कैसे एप्लीकेशन में ला सकता हूँ। सो यू कैन यूज योर कॉन्सेप्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर केमिस्ट्री, राइट। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करिए, एंड कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, मिलते हैं।